नमस्कार। क्या दिल्ली के चांदनी चौक में यह कहना पड़ेगा कि विकास तुम बाद में आना? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और दस्तक में आपका स्वागत। जहां सीधा और बड़ा सवाल है, मंदिर तोड़ विकास या विकास तोड़ मंदिर। हमारे देश में स्कूल से ज्यादा धार्मिक स्थल हैं। हमारे देश में सड़क हादसे के बाद घायल को पहुंचाने लायक अस्पताल बहुत दूर हमें मिलता है, लेकिन कोई मजार, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई दूसरा धार्मिक स्थल हमें नजदीक मिल जाता है। लेकिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली में विकास को तोड़कर उस मंदिर को बचाने की राजनीति होती है, जिसे गैर कानूनी रूप से निर्माण मानकर अदालत तक ने हटाने को कहा। केजरीवाल साहब एक तरफ हनुमान जी की भक्ति का बहुत बड़ा ढोंग रचते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़ने में जो उनकी साजिश सामने आई है वो सब लोगों के सामने है। तो टेंपल तोड़ा किसने? नॉर्थ एमसीडी ने। तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? चुनाव के समय आपकी आस्था कड़ी हो जाती है और चुनाव के बाद आप उस मंदिर को तोड़वा देते हैं। लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। हमारा मंदिर वापस चाहिए। रात के अंधेरे में भाजपा शासित एमसीडी ने जो कार्रवाई की है। दिल्ली के चांदनी चौक में खड़ा एक पीपल का पेड़ के चारों तरफ पुलिस का बैरिकेड के साथ पुलिस का पहरा, क्योंकि विकास के मुद्दे को छोटा दिखाकर अभी खुद को बड़ा हनुमान भक्त साबित करने की राजनीति दिल्ली में अतिक्रमण कर रही है। शुरुआत इसकी 4 जनवरी की सुबह 4 बजे चांदनी चौक में सौंदर्यीकरण के लिए फुटपाथ पर बीच में बने हनुमान मंदिर को कोर्ट के आदेश पर हटाने के बाद हुई है। बस इसी के बाद सोमवार सुबह सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। हमारी मांग है, जहां मंदिर टूटा है वहीं पर मंदिर दोबारा बनना चाहिए। ये किसी की भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना, मंदिर वहीं बनना चाहिए। 24 घंटे के भीतर जहां मंदिर टूटा वहां फिर नया प्रदर्शन होता दिखा। इस बार भगवा झंडे के साथ क्रोधित हनुमान जी की तस्वीर लिए वीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ता आते हैं और इनका भी नारा होता है, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस वक्त हम चांदनी चौक में मौजूद हैं और हिंदू संगठन यहाँ पर हनुमान मंदिर तोड़े जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मंदिर वापस चाहिए। वो 100 साल पुराना मंदिर था हनुमान जी का, वो कोई अतिक्रमण करा हुआ मंदिर नहीं था, आजादी से पहले का मंदिर था। यानी अब दिल्ली में विकास छोड़ मंदिर का ठीकरा फोड़ राजनीति जारी है, क्योंकि चांदनी चौक में अदालत के आदेश पर हटाए गए मंदिर को तोड़ने का जिम्मेदार आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को बता रहे हैं। इस बात पर फोकस कोई नहीं करना चाहता कि क्या सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है। तारीख थी 29 सितंबर 2009, जब देश की सर्वोच्च अदालत ने सभी राज्यों को निर्देश देते हुए कहा था, धर्म और भगवान के नाम पर कोई भी अवैध धार्मिक स्थल सड़क, पार्क या दूसरी सार्वजनिक जगह पर नहीं खड़ा किया जा सकता। अप्रैल 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा था, सभी को पैदल चलने का देश में अधिकार है। भगवान कभी किसी के पैदल चलने के रास्ते में बाधा खुद नहीं बनना चाहते होंगे। लेकिन जिस दिन देश की सर्वोच्च अदालत लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद की नई इमारत के निर्माण का रास्ता साफ करती है, उसी दिन चांदनी चौक में विकास के निर्माण में दिल्ली के दोनों सबसे बड़े दल धर्म की बाधा हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद खड़ा करते मिलते हैं। 47 साल पुराना मंदिर जिसको रातों रात तोड़ दिया गया, उस मंदिर के लिए ये आंदोलन है जो दिल्ली सरकार का करावा कृत्य है। हमारी मांग यही है, इसके लिए यह आंदोलन करा जा रहा है, किसी स्थान पर दोबारा मंदिर बनाया जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी शासित एमसीडी ने जिस मंदिर को चांदनी चौक में रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए हटाया, अब उसी मंदिर के लिए खुद को शहीद और दूसरे को कातिल बताने की होड़ मच गई। नॉर्थ एमसीडी ने हाई कोर्ट में बोला कि वो टेंपल तोड़ने के लिए तैयार है। तो टेंपल तोड़ा किसने? नॉर्थ एमसीडी ने। कोर्ट में किसने एफिडेविट दी? नॉर्थ एमसीडी में। एमसीडी में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप फंस चुके हैं। आपने मंदिर तोड़ा, आप मानिए इस बात को।
जिस समय ये डेवलपमेंट काम चल रहा था जो चांदनी चौक में, वो पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था। उन्होंने इस मंदिर को चिन्हित किया अपने प्रोजेक्ट में कि इसको हटाना है, हमें इसको हटाए बिना हमारा प्रोजेक्ट ठीक नहीं चल सकता। उन्होंने एमसीडी और दिल्ली पुलिस से कई बार उन्होंने कहा, एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने उनको कोऑपरेट नहीं किया। वो कोर्ट में मूव किया और कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन में लिखा है, चूंकि इसकी लैंड लॉइंग एजेंसी एमसीडी है और लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस का है, दिल्ली पुलिस एमसीडी हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे, इसलिए कोर्ट हमें एक ऑर्डर दे, ये मंदिर को डिमोलिश किया जाए, हटाया जाए वहां से। ये पीडब्ल्यूडी ने किया है, उसी पीडब्ल्यूडी ने जो दिल्ली सरकार और जिसके मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब हैं। ये हालत तब है जबकि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 1902 लोगों के लिए एक अस्पताल या क्लिनिक मिल पाता है, लेकिन भारत में प्रति 400 लोगों पर एक धार्मिक स्थल हर धर्म का जरूर है। ऐसे में जहां विकास को जरूरी बताते हुए प्रधानमंत्री तक पहले शौचालय फिर देवालय की बात कह चुके हैं, वहां दिल्ली की राजनीति में बीजेपी और आम आदमी पार्टी को विकास से ज्यादा जरूरी एक धार्मिक स्थल लगता है, क्योंकि उसमें राजनीतिक विकास की उम्मीदें ज्यादा हैं। दिल्ली में एक रिलीजियस कमेटी है जिसके हेड सत्येंद्र जैन जी हैं और उन्होंने इस मंदिर को तोड़ने की संस्तुति दी। रात के अंधेरे में भाजपा शासित एमसीडी ने जो कार्रवाई की है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पुलिस का दुरुपयोग, सत्ता के दम पर कैसे पुलिस का दुरुपयोग कर रही है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मंदिर तक जाने भी नहीं दे रही। यानी हो यह रहा है कि बीजेपी कहती है मंदिर तोड़ने का कारण केजरीवाल का रीडेवलपमेंट प्लान है, और केजरीवाल की पार्टी कहती है मंदिर तोड़ने का काम तो बीजेपी शासित एमसीडी ने किया। कोई विकास के लिए खुद जिम्मेदारी उठाने का नाम नहीं ले रहा। तभी तो मंदिर कितना पुराना था, इसको लेकर भी सबके अलग अलग दावे। रात के अंधेरे में भाजपा शासित एमसीडी ने जो कार्रवाई की है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पुलिस का दुरुपयोग, सत्ता के दम पर कैसे पुलिस का दुरुपयोग कर रही है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मंदिर तक जाने भी नहीं दे रही। हमारी मांग है जहां मंदिर टूटा है वहीं पर मंदिर दोबारा बनना चाहिए। ये किसी की भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना, मंदिर वहीं बनना चाहिए। हमारा मंदिर वापस चाहिए। वो 100 साल पुराना मंदिर था हनुमान जी का, वो कोई अतिक्रमण करा हुआ मंदिर नहीं था, आजादी से पहले का मंदिर था। जहां राजनीति बीच सड़क में भगवान को बैठाकर पुनर्विकास के प्रोजेक्ट को रोकने में दिलचस्पी रखती हो, वहां संविधान की कौन सुनेगा? क्योंकि संविधान तो ये भी कहता है ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो जनता में तार्किक शक्ति का विकास करने वाला काम करें, लेकिन कोर्ट के आदेश से हटाए गए धार्मिक स्थल पर तर्क की जगह धर्म हावी है। मंदिर यही बनेगा, मंदिर यही बनाओ। आस्था और अतिक्रमण में काफी फर्क होता है। ये फर्क समझाने की जिम्मेदारी जिन राजनीतिक दलों और राजनेताओं पर है। फिलहाल अब तक तो वो जनता को लॉजिक नहीं, मैजिक पर भरोसा करना ही सिखाते आए हैं। इसलिए जहां मंदिर हटकर विकास का काम शुरू हो जाना था, वहां बैरिकेड का घेरा है, पुलिस का पहरा है। विकास तुम इंतजार करो। कुमार कुणाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। धर्म के नाम पर राजनीति में वोटों को कब्जाने वाले अतिक्रमण के कारण ही हमारे देश में स्थिति है। क्या है स्थिति, आइए हम आपको दिखाएं। हमारे देश में जनता के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और इन स्कूल, कॉलेज, अस्पताल से ज्यादा धार्मिक स्थल है। कैसे? देखिए, 2001 से 2011 के बीच हमारे देश में 10 साल के अंदर धार्मिक पूजाघर 26% की दर से बढ़े। ये तो धार्मिक स्थलों की बात है, इसमें सभी शामिल हैं। जबकि अस्पतालों का निर्माण उनसे आधे, मतलब 13% की दर से बढ़ पाया। मतलब यह हुआ कि 2000 गणना के दौरान ही ये भी हमें पता चला कि 30,13,315 उस समय तक धार्मिक स्थल थे। मतलब यह हुआ कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, बौद्ध मठ और दूसरे पूजाघर, जबकि इनके मुकाबले हमारे देश में स्कूल, कॉलेजेस की संख्या 21,06,709 ही रह गई। इसका अर्थ साफ है कि कितनी तेजी से धार्मिक स्थल बढ़ते हैं, लेकिन स्कूल, कॉलेज और अस्पताल या फैक्ट्रीज नहीं। 41 दिन बीत जाने के बाद इंतजार है 8 जनवरी को अगली बैठक का। उससे पहले आज किसान संगठनों ने 7 जनवरी को दिल्ली की 4 बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान कर दिया। लेकिन आंदोलन
इम्तिहान लेता है। सर्दी, बारिश, ओले, तूफान के बीच आंदोलन कैसे जारी है? कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को 41 दिन हो चुके हैं। जी हां, 41 दिन, और तब से ये किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। ऐसी परीक्षाएं किसान बहुत दे चुका है। ऐसी परीक्षाओं से किसान घबराने वाला नहीं है। इस कदर मुश्किल है कि बरसात पानी भर देती है। अगर ये ना निकाल, बारिश भी है, ठंड भी है, उसके बीच में सैकड़ों की तादाद में टेंट लगे हैं अलग अलग जगहों। तो हमें तो आदत पड़ी हुई है, सर्दी हो गई, लेकिन हमें तो आदत पड़ी हुई है, हम तो अपने खेत में भी पानी कर भीगते हैं। बारिश तो हमारी 24 घंटे खेतों में भी होती है। वहाँ से नहीं घबराते, ओलों से नहीं घबराते, तो यहाँ पर क्या घबराएंगे। बारिश आते ही हर आदमी जल्द से जल्द सुरक्षित जगह पर पहुंचना चाहता है, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन बारिश, खराब मौसम के बीच इम्तिहान दे रहा है। कैसे? इसको आज आप अपने घर में रूम हीटर में गर्मी लेते हुए महसूस करिए। इसलिए आज तक संवाददाता कुमार कुणाल गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है और आशुतोष सिंघू बॉर्डर पर। कहते थे अच्छे दिन आएंगे, बिठा दिया सड़कों पर किसान। दुखी हो गया हर एक बंदा, हर कोई ढूंढ रहा है धंधा। सपना दिखाकर स्वच्छता का शहर कर दिया सारा गंदा। कुछ शौचालय का करके निर्माण, स्वच्छ भारत का दिया ज्ञान, बिठा दिया सड़कों पर किसान। जहां सड़क ही फर्श है, तिरपाल ही छत, टेंट के भीतर सर्दी, बारिश, ओलों से क्या आंदोलन करते किसान को डर लग रहा होगा? जवाब सिंघू बॉर्डर पर अपने किसान पिता के साथ मौजूद इस बच्चे के बेखौफ चेहरे को देखकर आपको मिल जाएगा। जवाब ये कि ओला पाला बारिश से लड़ना किसान का बच्चा खेत से सीख कर आता है। सरकार पीछे हटती नहीं है, किसान घर जाने को तैयार नहीं है, और ऊपर से अब तो मौसम भी इम्तिहान ले रहा है। इस कड़कड़ाती ठंड में बेमौसम की बरसात, यहाँ टिके किसान, उनके परिवार, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, हर कोई इस संघर्ष में हिस्सा तो है, लेकिन जिंदगी भी आफत में आ गई है। ये देखिए, जो तिरपाल बिछा के किसान रह रहे हैं, इस कदर मुश्किल है कि बरसात पानी भर देती है। अगर ये ना निकालें तो ये छत गिर जाएगी। कृषि कानूनों पर अटका हुआ समाधान और तिरपाल पर थमा हुआ पानी, दोनों सिंघू बॉर्डर पर जमे किसानों के लिए समस्या है। फिलहाल पानी को तो बांस से हिलाकर हटा दिया जा रहा। 3 दिन अभी बातचीत में बाकी है, मौसम का इम्तिहान जारी है। अब तो मौसम भी परीक्षा ले रहा है, कब तक टिकेंगे किसान? ऐसी परीक्षाएं किसान बहुत दे चुका है। ऐसी परीक्षाओं से किसान घबराने वाला नहीं है। ऐसी परीक्षाएं बहुत। तो महिलाएं भी आ रही हैं, बच्चे भी हैं छोटे छोटे, उनकी जो बाकी बचे हैं वो भी आने की तैयारी में है। बारिश होती है तो रजाई गद्दा भीगने से बचाना चुनौती है, क्योंकि बातचीत भले विज्ञान भवन में होती है, आंदोलन का किसान तो सड़क पर है, जिसे फिलहाल न प्रशासन हिला पाए न मौसम डिगा पाया। पानी हटाने के लिए मोटर लगी, लेकिन रात में अचानक बारिश होने पर टेंट में उसी बारिश के थपेड़ों के बीच किसान सोने के लिए मजबूर होते हैं। सुबह होती है, आंदोलन में दोबारा किसानों की बड़ी तादाद नजर आती है। जब तक सरकार नहीं मानेगी टेंट भी नहीं हिलेंगे। बारिश से मौसम से कोई घबराहट नहीं? कोई घबराहट नहीं है। बारिश तो हमारी 24 घंटे खेतों में भी होती है। वहाँ से नहीं घबराते, ओलों से नहीं घबराते, तो यहाँ पर क्या घबराएंगे। दिल्ली उत्तर प्रदेश के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर संवाददाता कुमार कुणाल लगातार आंदोलन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आंदोलन की गर्मी 41वें दिन बारिश के मौसम में भी दिखी। बारिश भी है, ठंड भी है, उसके बीच में सैकड़ों की तादाद में टेंट लगे हैं अलग अलग जगहों पर। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से टेंट जो है ये खड़े हैं बीचों बीच नेशनल हाईवे के। और जब बारिश हुई पिछले 2-3 दिनों में तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिक्कतों के भीग चुके गद्दे को ट्रैक्टर पर टांग कर किसानों ने सूखने के लिए डाल दिया। कुछ ने फ्लाईओवर की रेलिंग पर बारिश में भीगे कपड़े सुखाने शुरू कर दिए। बाकी जुगाड़ से खेती करने वाला किसान जुगाड़ से ही अपनी भीग चुकी शर्ट को
आग के ऊपर हाथ सेकने की तरह सुखा ले रहा है। 7 तारीख को 4 तरफ से ये जो एक्सप्रेस वे है इस पे किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। एक तो इधर कुंडली बॉर्डर से चलेंगे, उधर टिकरी बॉर्डर से चलेंगे 7 तारीख को सुबह 11 बजे। आप अगर इधर को देखोगे तो ये हेमकुंड दिखता है, आप ऊपर देखोगे तो कैलाश दिखता है, उधर को देखोगे तो कुछ और दिखता है, तो सब यही तो दिख रहे। आप अगर रात को जब 11 बजे यहाँ को चलते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे हेमकुंड में हम जा रहे हैं, बद्रीनाथ और केदारनाथ में जा रहे हैं और बरसात हो रही है और छप्पर के नीचे हम रह रहे हैं, तो यहाँ पूरा हमें 11 बजे सब चीजों के दर्शन हुए। बाहर बारिश है तो भीतर फ्लाईओवर के नीचे अलाव जलाकर युवा पगड़ी बांधना बुजुर्गों से सीख रहे हैं। अगली बातचीत का इंतजार बारिश और सर्दी के बीच करते हुए। तकलीफ खूब है, परेशानी बहुत ज्यादा है, फिर भाई लड़ाई जीत कर जाने। जो किसान खेत में मेड़ बांधकर पानी का इंतजाम करते हैं, उन्होंने हाईवे पर भी टेंट के भीतर पानी बारिश का ना दाखिल हो इसलिए मिट्टी से मेड़ बना दी है। डट के मुकाबला करेंगे और इन तीनों कानूनों के जो भी इनको वापस करवा के तभी जाएंगे जी यहाँ से। किस तरीके की मुसीबत, किस तरीके की मुसीबत? ये कपड़े भीग गए भाई, यही है। लेकिन तो हमें तो आदत पड़ी हुई है, सर्दी हो गई, लेकिन हमें तो आदत पड़ी हुई है, हम तो अपने खेत में भी भीगते हैं जी, हमें तो आदत है इस टाइप की। देश के अन्नदाता को आदत है, इसलिए वो 41 दिन बाद भी उफ तक नहीं कर रहा आंदोलन के दौरान। लेकिन देश को आदत नहीं है भारत के नागरिकों का पेट भरने वाले किसानों को आंदोलन कराने की। इंतजार 8 जनवरी दोपहर 2 बजे तक का। 9वें दौर की बातचीत में इस बार सिर्फ चर्चा की बारिश न हो बल्कि समाधान की धूप निकले। कुमार कुणाल के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। ममता बनर्जी का आज बर्थडे है, लेकिन उनके एक मंत्री ने उनका साथ छोड़ दिया तो वहीं एक मंत्री बैठक से गायब रहे। ममता परेशान हैं, लेकिन बीजेपी अपने मिशन 200 को पूरा करने में जुटी हुई है और इसके लिए गांधीनगर में आरएसएस के साथ बीजेपी बंगाल जीतने के फॉर्मूले पर चर्चा कर रही है। না করে যদি সত্যি তোমরা দুধ খেয়ে থাকো, যদি সত্যি মায়ের দুধ খেয়ে থাকো এবং সত্যি যদি বাপের বেটা হয়ে থাকো তাহলে তার নাম করে বলো হিম্মত আগে তো ভাইপো কেন। ये टीएमसी अब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गया। इसलिए हम लोग जो स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिकल वर्कर के नाते काम कर रहा हूं, लंबे टाइम से पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हूं। हमारा इस पार्टी जब कंपनी में कन्वर्ट हो गया, इसलिए पार्टी में छोड़ दिया एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उधर बहुत किस्तों रेपुआ हुआ, उधर तो किस्तों रेपुआ, उधर किस्तों रेपुआ, उधर किस्तों रेपुआ। কখনো চুলের স্টাইল পাল্টিয়ে, কখনো দাড়ির দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে ওসব করে বাংলার মানুষের মন পাওয়া যায় না। আমরা দেখলাম তাই কখনো রবীন্দ্রনাথের মতন কালো চোপ্পা পরছেন, কখনো ঋষি অরবিন্দ 2 লাইন আওড়াচ্ছেন, আর আপনার ওসব জব্বা টব্বার তলায় যে 10 লাখি স্যুট আছে এটা তো কেউ ভুলে যায়নি। সুতরাং ঋষি হওয়া যায় না, রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায় না, ওসব করতে যাবেন না। पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग में क्या ममता बनर्जी अकेले ही रह जाएंगी? इस सवाल की वजह उनकी पार्टी में मची भगदड़ है। बंगाल में शह और मात के खेल में जन्मदिन पर भी ममता को उनके एक विधायक और मंत्री ने जोरदार झटका दिया। पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने उनसे किनारा कर लिया। जब पूरे बंगाल में ममता बनर्जी के जन्मदिन का केक काटा जा रहा था, जब तृणमूल कार्यकर्ता दीदी की लंबी उम्र की दुआ के लिए विशेष पूजा कर रहे थे, तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को समझाने की कोशिश कर रही थी कि लक्ष्मी रतन शुक्ला ने मंत्री पद छोड़ा है, पार्टी नहीं। লক্ষ্মী ভালো ছেলে, লক্ষ্মী পদত্যাগ করেছে, ঠিক আছে, ও বুঝেছে, ও ক্রিকেটে ও লিখেছে যেটা চিঠিতে, ও মিনিস্ট্রি থেকে পদত্যাগে কতটা লেখেনি। চিঠিতে যেটা লিখেছে যে আমি সমস্ত রকম রাজনীতি থেকে সরে যেতে চাই, খেলার প্রয়োজনে আমায় খেলায় বেশি টাইম দিতে হবে। ममता के करीबी और मंत्री जिस तरह से उनका साथ छोड़ रहे हैं, उससे बीजेपी के ताकतवर होने की बातें की जा रही है। ममता को फंसा देख बीजेपी बंगाल जीतने के लिए आरएसएस के साथ गुजरात में मंथन कर रही है, ताकि जीत के मॉडल को बंगाल में दोहराया जा सके। ऐसी तस्वीरें बीजेपी की उम्मीदों को पंख लगा रही हैं।
16 दिन पहले ममता को बीजेपी ने बड़ा झटका देते हुए उनके खास और पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में शामिल करवा लिया। शुभेंदु के साथ कई विधायकों ने भी पाला बदला। बीजेपी तृणमूल में लगातार फूट को अपने लिए शुभ संकेत मान रही है। He was a renowned cricketer. Still, he should be treated as a renowned cricketer. But one thing is very clear: Lokhi resigned from the ministry. It is clear that he is unhappy with the government, where he was the minister. So, it is a unhappiness of Lokhi Shukla being a minister of the state to show his unhappiness. बीजेपी इसी असंतोष का फायदा उठाने की कोशिश में है, जिसके लिए पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पार्टी अध्यक्ष गृहमंत्री से लेकर अनुराग ठाकुर जैसे मोदी सरकार के मंत्री भी पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 200 पार करने के लिए बीजेपी गुजरात के फॉर्मूले को अपनाना चाहती है, जिसके लिए गांधीनगर में वो आरएसएस के साथ रणनीति बना रही है। आरएसएस की समन्वय बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और आरएसएस के मोहन भागवत हिस्सा ले रहे हैं। अहमदाबाद में हो रही इस बैठक में आरएसएस के 25 से ज्यादा संगठनों के 150 से ज्यादा नेता शामिल हुए, जिनके एजेंडे पे पश्चिम बंगाल का चुनाव भी है। असल में संघ को लगता है कि ममता सरकार की वजह से बांग्लादेश से घुसपैठ बढ़ रही है और राज्य में ममता मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी हुई है, जिससे भारतीय धर्म और संस्कृति को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में ममता को हटाने के लिए संघ के कैडर का इस्तेमाल कैसे करना है, ये भी बैठक में तय किया जाएगा। गुजरात शुरुआत से ही बीजेपी संगठन की एक प्रयोगशाला रहा है। तकरीबन पिछले 3 दशकों से गुजरात बीजेपी के लिए अभेद किला बन चुका है और अब निशाना पश्चिम बंगाल पर है। 2014 से ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी पैर जमाने की कोशिश में है। शुरुआती सफलता न मिलने पर वो लगी रही और माइक्रो मैनेजमेंट को मजबूत करके 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीट जीतकर ममता को चुनौती दे दी। बीजेपी किसी भी हाल में मई में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतना चाहती है। इस काम में बीजेपी को ओवैसी की बंगाल में एंट्री फायदा पहुंचा सकती है, जिन्होंने फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात करके नया सियासी संकेत दे दिया है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जिस फुरफुरा शहीद दरगाह से जुड़े, उसे मुस्लिम वोट बैंक का गेम चेंजर माना जाता है। लंबे वक्त से सिद्दीकी ममता बनर्जी के करीबियों में से एक रहे हैं, लेकिन अब वो ममता पर न सिर्फ मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, बल्कि बीजेपी को बढ़ाने का भी इल्जाम वो ममता के सिर डाल रहे हैं। एक साल उठा बैठते करते थे, मगर इस ममता ने जितना किया उससे भी ज्यादा हम लोगों को नुकसान किया है। भाईचारा हमारा खत्म कर दिया। ये आरोप तो ममता बनर्जी बीजेपी पे लगाती हैं कि वो ध्रुवीकरण कर रही हैं और पार्टी ध्रुवीकरण कर रही है बंगाल में। देखिए, ममता तो खुद बीजेपी है, क्योंकि रेल मिनिस्टर हुए थे बीजेपी से। दूसरा बात है, बीजेपी तो बंगाल में नहीं थे। 2011 में ममता आए हैं, साथ में बीजेपी भी आए हैं। दूसरा पार्टी वाम कांग्रेस को विरोधी शून्य करने के लिए खत्म कर दिया। विरोध में जितना आए हैं सब बीजेपी आए हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की नाराजगी ममता को भारी पड़ सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटरों पर उनकी अच्छी पकड़ है। जो दावा है कि 100 सीटों पर निर्णायक भूमिका में बीजेपी को ममता की चुनौती में मौका दिख रहा है, जिसकी अहम रणनीति गुजरात में बन रही है। अहमदाबाद से गोपी घांगर, कोलकाता से मनोकिया लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।